मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, आज के तरक्की याफ्ता दौर में कोई भी शख्स साइंस, टेक्नोलॉजी और उलूम फल्कियात का इनकार नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि दुनिया भर में साइंस, टेक्नोलॉजी और उलूम फल्कियात के शोबों में हर रोज तरक्की हो रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौजूद इसरो नामी महकमा खलाई भी रोज अफजा तरक्की कर रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद आदित्य LA खलाई जहाज लॉन्च किया है और इसी तरह हर दिन ये महकमा खलाई साइंस, टेक्नोलॉजी और उलूम फल्कियात में नई नई चीजें इजाद कर रहा है, जो एक खुश आइन बात कही जा सकती है। इसी के पेश नजर आज मुल्क की सतह पर यौम कौमी खलाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यौम कौमी खलाई 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के जुनूबी कुतुब पर उतरने के बाद पहली बार इमसाल मनाया जा रहा है। अब हर साल 23 अगस्त को यौम कौमी खलाई मनाया जाएगा। आप बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान जहां चांद पर खलाई जहाज उतारने वाला दुनिया का चौथा मुल्क है, तो वहीं चांद की सतह के जुनूबी कुतुब के करीब उतरने वाला वो पहला मुल्क भी है, जो बिलाशुबा साइंसी और खलाई उमूर में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। सामीन, इसके अलावा उर्दू अदब में हमें बेशुमार ऐसे उदबा और शुआरा मिलते हैं जिन्होंने अपनी तालीफात व तसनीफात के मजमूओं को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उन्हीं में उर्दू ज़बान व अदब की एक मायनाज इनकलाबी मुसन्निफा मोहतरमा इस्मत चौगताई का नाम सरे फहरिस्त आता है। आपने अफसाना निगारी, खाका निगारी और नाविन निगारी में मायनाज इनकलाबी तसानीफ पेश की हैं। नीज आपने तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होकर उर्दू ज़बान व अदब के दामन को अपनी तसनीफ करदा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल मजमुओं से माला माल किया है और इनकलाबी तौर पर ऐसे मौज़ूआत और अवानीन पर अपनी काविशें पेश की हैं जो समाज और मुआशरे से ताल्लुक़ रखती हैं। मजीद आपकी शख्सियत को बहैसियत मायनाज इनकलाबी मुसन्निफा जानने के लिए आज हमने एहतमाम किया है। एक मकाले का मौजू है इस्मत चौगताई एक मायनाज इनकलाबी मुसन्निफा। मकाला निगार हैं मोहतरमा डॉक्टर सिफतुज़ ज़हरा ज़ैदी साहिबा। एक नाम जिसके पीछे एक जमाना गूंजता है, एक काम जिसके अंदर एक दुनिया मौजूद है, एक अदबी कारनामा जिसके गिर्द एक जहान मानी फैला हुआ है। अदब और हिंदुस्तान माशरे में औरतों के सालिम और अधूरे किरदार बड़े ही दिलचस्प अंदाज में कोठरियों में, अमीर घरानों में, खोलियों और गलियों में बिखरे पड़े हैं और वक्त इनके ऊपर से गुजर जाता है, इन्हें मजीद तोड़ फोड़ कर बिखेर देता है। ऐसी ही दुनिया की औरतों की राजदार अस्मत चुगताई थी। ये दुनिया अस्मत की दरियाफ्तों की दुनिया है, जहाँ इससे पहले किसी अदीब का जहन गया ही नहीं। किसी को पता ही नहीं था कि इसके अंदर कैसी कैसी हसास औरतें पोशीदा हैं। यही वजह है कि अस्मत को इनकी जिंदगी में ही एक बुलंद पाया अदीबा तस्लीम किया जा चुका था। ये एक मायनाज इनकलाबी मुसन्निफा के साथ एक रोशन ख्याल खातून भी थी, क्योंकि इन्होंने ऐसे दौर में कलम उठाया जब औरतों का अपना कोई वजूद था ही नहीं। इनकी पूरी जिंदगी दूसरों की मर्जी पर मुनहसिर थी। इनके दर्द को कोई आवाज देने वाला भी नहीं था। ये बंदिशों के माहौल में अपनी सांस भी दूसरों की मर्जी से लेती नजर आती थी। मगर इन हालात और इस पुराशोभ दौर में इस्मत चुगताई बैनुल अक़वामी सतह पर उभरी। 20वीं सदी इनकलाबियों की शानदार दुनिया थी। इस दौर में समाज और माशरे को बड़ी तब्दीलियों से गुजरना पड़ा। कितने जहान ताज़ा फिक्री मादी तख्लीक हुए, इल्म व अदब, इनकलाब और खुद इंसान का किरदार नई मिट्टी से बनाया
دکھایا گیا۔ انسان میں شعور کی آگاہی کی روشنی زمین سے پھوٹی اور آسمان تک سارے افق پر چھا گئی۔ آج انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ہنرمندوں سے خالی نہیں، مگر بدلاؤ کے اس دور میں نئے تجربے کرنا اور اپنے آپ کو سماج کو منوا لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ مگر اس دور میں ہی عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں، ناولوں اور دیگر اصناف سخن کے ذریعے عورتوں کی پریشانی، ان کی سسکتی، بلکتی اور بے رونق اور مجبور زندگی پر انقلابی انداز میں قلم اٹھا کر اسے آگے بڑھنے کا ایک کامیاب اور روشن راستہ دکھایا۔ ظاہر ہے ان حالات میں اپنے انقلابی خیالات کے ساتھ آگے بڑھنا عصمت کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ اس دور میں ان کی بڑی مخالفت بھی کی گئی، مگر یہ اپنے ضدی مزاج اور سچ کے آگے ڈٹی رہیں۔ ان کے انقلابی ذہن کو پڑھنا آسان ہے، مگر تنقید کرنا بڑا ہی مشکل۔ ان کے کردار اسی دنیا کے چلتے پھرتے انسان ہیں جن میں وہ زیادہ تر عورتیں ہیں۔ ان کا آبائی وطن راجستھان ہے۔ ان کے دادا مرزا ذاکر بیگ چغتائی علم و ادب کے دلدادہ تھے۔ والد مرزا قسیم بیگ چغتائی ایک پروقار شخصیت کے مالک اور والدہ نصرت خانم بہت ہی اصول پرست خاتون تھیں۔ اکثر ان کو عصمت کے یہ انداز و خیالات پسند نہیں آتے تھے، مگر عصمت اپنی ضدی مزاج کی وجہ سے اپنے فطری رجحان کے مطابق کام کرنے کی عادی تھیں، اس لیے انہیں ماں کے غصے کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم راجستھان میں ہوئی اور آپ نے BA اور BEd علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا، اور انہیں لکھنے کا شوق بھی علی گڑھ کے ہی ماحول سے ہوا، کیونکہ انہیں اپنے ناولوں اور افسانوں کے لیے کافی مواد بھی آپ نے مختلف اسکولوں میں ملازمت کی، پھر بمبئی میں مدارس انسپکٹر مقرر ہو گئیں۔ یہیں سے ان کا تعلق فلمی دنیا سے ہوا۔ آخر کار ملازمت ترک کر کے پوری طرح تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئیں۔ آپ کے تقریباً 14 سے زیادہ افسانوی مجموعے، 9 ناول، 2 بچوں کے لیے کتابیں، ڈرامے، خاکے اور بڑی تعداد میں مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے میں کلیاں، چھوئی موئی، بڑے شرم کی بات، ایک شوہر کی خاطر، بدن کی خوشبو، لحاف، چوٹیں، 2 ہاتھ، آدھی عورت آدھا خواب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ جہاں تک عصمت کی افسانہ نگاری کا تعلق ہے، آپ نے دنیائے ادب میں اپنی جگہ بنانے کے ساتھ نئی کہانیوں کو انگلی پکڑ کر چلنا اور بولنا سکھایا، اور نہایت انصاف پسند لہجے میں کہانی کا کینوس اور کردار خود تراشے اور کہانی کی عورت بھی تخلیق کی، جبکہ اس سے پہلے لکھی جانے والی کہانیوں میں عورت کے کردار کو حوروں سے تشبیہ دی جاتی تھی، جو ان کے اندیکھے محبوب کا انتظار جھروکوں سے جھانک کر اور پائیں باغ میں ٹہلتی اپنے دوپٹے اور غراروں کو سنبھالتی رہتی تھیں، جن کو گدڑیوں کی ٹیڑھی لکیر پر چلنے کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی حوصلہ تھا۔ اور ایسے دور میں عصمت نے لحاف اور ٹیڑھی لکیر، معصومہ، نیلوفر، چوتھی کا جوڑا جیسی کہانیاں لکھ کر غریب گھرانوں کی عورتوں کے جذبات و احساسات اور مجبوریوں کو سماج کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے فلموں میں جو مکالمے لکھے وہ بھی سماج کا آئینہ ہیں۔ انہیں مسلم گھرانوں کے متوسط طبقے کی گھریلو عورتوں کی زندگی میں خاص دلچسپی تھی، کیونکہ اس ماحول کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے قلم کو کبھی روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہاں، فلموں سے ضرور آمدنی ہو جاتی تھی، جس سے انہوں نے آسودہ زندگی بسر کی۔ انہوں نے ماہنامہ 20ویں صدی نئی دہلی اور ماہنامہ شمع نئی دہلی میں بھی کافی مضامین لکھے۔ عصمت کے عصبی شعور کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکے لڑکیوں کی زندگی کو اپنے فکشن کا موضوع بنایا، اور اس موضوع پر انہوں نے اعلیٰ درجے کی مہارت کا ثبوت بھی دیا۔ انہوں نے مسلم گھرانوں کی اخلاقی، معاشی اور ذہنی زندگی کے تمام گوشوں کو روشن کیا۔ اس طبقے کی جنسی زندگی سے بھی ان کو گہری واقفیت تھی، جس کو انہوں نے بڑی ہی بے باکی سے قلم بند کیا ہے، اور سماج میں پھیلی برائیوں کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی بدحالی کا بنیادی سبب اس کی اقتصادی غلامی ہے، اور اسے اس غلامی سے تبھی نجات مل سکتی ہے جب تک وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جائے۔ جبکہ تعلیم کے معاملے میں عصمت کا گھرانہ بڑا ہی روشن خیال اور وسیع النظر تھا۔ وہ عورت کا بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ عصمت محب وطن بھی تھیں، انہیں مہاتما گاندھی سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے فن کے توسط سے اتنی قندیلیں روشن کی کہ ملک کے عوام کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ ان کا مشہور افسانہ لحاف 1942 میں شائع ہوا، جس پر فحاشی کا الزام بھی لگایا گیا اور ان کو بڑی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ افسانے کی راوی خود عصمت ہیں، جنہوں نے اپنے بچپن کے ذاتی مشاہدے کو پیش کیا ہے۔ افسانہ چوتھی کا جوڑا، اس میں غریب مسلمان گھرانوں
घरानों की बेटियों की शादी में आने वाली दुश्वारियों को बेनकाब किया गया है, जो अपने अंदर बड़ा कर्ब और दर्द, नामुरादियों, मजबूरियों को समेटे हुए जिंदगी जी रही हैं। ये अफसाना हकीकत में लाखों घरानों का इल्मिया है, जहाँ जवान लड़कियाँ अपने वालिदैन की गुर्बत और उसरत के सबब दिल ही दिल में अपने मुकद्दर को कोसती हुई इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। अफसाना दो हाथ एक भंगी की जिंदगी पर लिखा गया है। अफसाना गेंदा में एक लड़की की दुख भरी कहानी है, जो माशरे के बहुत ही घिनौने पहलू को पेश करती है। अफसाने की इब्तिदा में अस्मत ने अपने हालात पेश किए हैं। गेंदा की सहेली खुद अस्मत का अपना किरदार है। अफसाना जड़ें इनका एक बेहतरीन अफसाना है, जिसका ताल्लुक तकसीम मुल्क के फसादात से है। अफसाना नन्ही की नानी किरदार निगारी की आला मिसाल है। अफसाना भूल भुलैया में अस्मत ने अपनी जिंदगी के नशेबो फराज को पेश किया है। अफसाना सास अपने उन्वान की निस्बत से एक सास के किरदार के साथ एक नौजवान जोड़े के प्यार और मोहब्बत की दास्तान को के इर्द गिर्द घूमता है। अफसाना बच्चों फूफी में खुद अपनी फूफी के किरदार को इन्होंने पेश किया है। अफसाने का बेशतर हिस्सा फूफी और अब्बा मियाँ के मुकालमों पर मबनी है। अस्मत ने सादत हसन मिंटो पर एक खाका मेरा दोस्त मेरा दुश्मन के उन्वान से लिखा। इनके मशहूर नावल जिद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर, दिल की दुनिया, सौदाई, अजीब आदमी, तीन अनाड़ी और एक कतरा खून काबिल जिक्र हैं। नावल टेढ़ी लकीर खुद अस्मत की अपनी जिंदगी पर मबनी है। जिद्दी अस्मत का पहला नावलेट है, जो इन्होंने 1940-41 के दरमियान मुकम्मल किया था, जिसमें एक सच्ची मोहब्बत में पेश आने वाली कुर्बानियों को बेनकाब किया गया है। नावल मासूमा एक गर्दिशे अयाम में सांस लेती औरत की कहानी है। अस्मत की सबसे बेहतरीन फिल्म गर्म हवा है। इसके अलावा ये और भी कई फिल्मों से वाबस्ता रही, मसलन शिकायत, आरजू, शीशा, फरेब, दरवाजा, सोसाइटी, जुनून खास तौर से काबिल जिक्र हैं। इनके ड्रामों का मजमुआ फसादी के उन्वान से 1992 में शाया हुआ। इसके अलावा इन्होंने अपने बड़े भाई का खाका दोज़की के उन्वान से लिखा और पितरस बुखारी पर खाका कुछ मेरी यादें के उन्वान से तहरीर किया। बच्चों पर जो किताबें लिखी वो नकली राजकुमार और तीन अनाड़ी के उन्वान से शाया हुई। रिपोर्टाज यहाँ से वहाँ तक और बम्बई से भोपाल तक बहुत मशहूर हुआ। पितरस बुखारी ने अस्मत को उर्दू की इम्तियाजी शख्सियत कहा है। आल अहमद सुरूर ने इनकी रची हुई जबान की तारीफ की है। मजनू गोरखपुरी ने कहा कि अस्मत को एक तबके की रोजमर्रा की जबान पर इल्हामी कुदरत हासिल थी। से शाया हुई। रिपोर्टाज यहाँ से वहाँ तक और बम्बई से भोपाल तक बहुत मशहूर हुआ। पितरस बुखारी ने अस्मत को उर्दू की इम्तियाजी शख्सियत कहा है। आल अहमद सुरूर ने इनकी रची हुई जबान की तारीफ की है। मजनू गोरखपुरी ने कहा कि अस्मत को एक तबके की रोजमर्रा की जबान पर इल्हामी कुदरत हासिल थी। वो एक काबिल कद्र जखीरा उर्दू अदब के लिए छोड़ गई हैं। इनकी खिदमात को हमारा उर्दू अदब कभी फरामोश नहीं कर सकता। सामीन, अभी आप इसमक चौकताई एक मायनाज इनकलाबी मुसन्निफा के उन्वान से मोहतरमा डॉक्टर सिफतुज़-ज़हरा ज़ैदी साहिबा से उनका ये मकाला समात फरमा रहे थे। और अब अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। आदाब। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश थी। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों